नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं जी। एक ऐसा सफर जो भावनाओं की गहरी खाइयों और सामाजिक उलझनों से होकर गुजरता है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की, जी। और उसके एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक और अहम पड़ाव को आज समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी बहुत तेजी से बदलती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उपन्यास के अध्याय 31 से 35 पर आधारित है। जी। और ये दिखाती है कि कैसे मुख्य पात्र चंदर एक बढ़ती हुई बेचैनी, कश्मकश और अपराध बोध के जाल में फंसता जा रहा है। सही कहा। थोड़ा याद दिला दें, पृष्ठभूमि ये है कि सुधा की शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ था कहानी में। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी मौजूदगी चंदर की जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई है। जैसे एक साया। हाँ, जैसे उसके जाने से चंदर के जीने का मकसद ही कहीं खो गया है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अध्यायों के आधार पर चंदर के मन की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी, जरूर। उसका वो गहराता अकेलापन, सुधा की यादों का वजन, फिर वसुंधरा की बढ़ती नजदीकी से जो दुविधा पैदा हुई है वो। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। और इन सब के ऊपर समाज का वो अनदेखा दबाव। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक गुत्थी को सुलझाना। तो सबसे पहले सुधा के जाने के बाद चंदर की हालत। हमने जो पढ़ा उसमें ये साफ है कि ये सिर्फ उदासी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का भावनात्मक बिखराव है। हाँ, बिखराव सही शब्द है। वो दिन में कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है खुद को काम में, किताबों में डुबोने की। जैसे ध्यान बटाने की कोशिश। हाँ, शायद एक तरह का कवच बनाने की कोशिश। लेकिन जैसी रात होती है या वो अकेला होता है, वो कवच टूट जाता है। हाँ बिल्कुल। पता चलता है कि रातें खास तौर पर मुश्किल हो गई हैं। नींद गायब है। क्या उसके बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा? देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये सिर्फ किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा लगता है। जो हमने पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि सुधा चंदर के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो शायद एक आदर्श थी, एक प्रतीक जैसी। हाँ, शायद पवित्रता का प्रतीक, या शायद उसके अपने अच्छे होने का सबूत। अच्छा। तो उसका जाना सिर्फ अकेलापन नहीं लाया, बल्कि शायद चंदर के खुद के वजूद पे ही सवाल खड़े कर गया। मतलब उसकी अपनी पहचान भी उससे जुड़ी हुई थी। बहुत हद तक। जिस शिद्दत से, जिस तीव्रता से उसे यादें घेरती हैं, रातें बेचैन करती हैं, वो दिखाता है कि उसका सुधा से जुड़ाव कितना गहरा था, और शायद कुछ हद तक अस्वस्थ भी। अस्वस्थ कैसे? एक ऐसी निर्भरता थी जहां उसकी अपनी पहचान, उसकी खुशी, सब कुछ सुधा के होने या ना होने से जुड़ गया था। इसलिए अब आगे बढ़ना उसके लिए सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ये बात तो है। और इसी खालीपन में, या शायद इसी से ध्यान हटाने के लिए एक और संभावना उभरती है वसुंधरा। हाँ, वसुंधरा। जानकारी ये बताती है कि वसुंधरा अब पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। वो खुलकर अपना स्नेह, अपनी चाहत जता रही है चंदर के प्रति। जी, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वो न सिर्फ उसके करीब आना चाहती है, बल्कि शायद एक नए स्थायी रिश्ते की उम्मीद भी कर रही है। लेकिन यहाँ चंदर का व्यवहार बड़ा अजीब है, विरोधाभासी है। हाँ, वो पीछे हटता है। एक तरफ वो अकेला है, उसे शायद सहारे की जरूरत भी है, पर जैसे ही वसुंधरा कदम बढ़ाती है, चंदर पीछे हट जाता है। ऐसा पता चलता है कि उसके मन में एक जबरदस्त अपराध बोध है। अपराध बोध, बिल्कुल। वो खुद से जूझ रहा है, क्या मुझे हक है? क्या मैं सुधा की जगह किसी और को दे सकता हूँ? क्या ये सुधा के साथ धोखा नहीं होगा? लेकिन क्या ये सिर्फ सुधा के प्रति वफादारी है, या इसमें कुछ और भी है? यही तो सवाल है। कहीं ये डर तो नहीं कि वो फिर से किसी रिश्ते में नाकाम हो जाएगा? ये अपराध बोध और ये दुविधा, ये वाकई बहुत जटिल है। देखिए, ये सिर्फ सुधा के प्रति वफादारी का मामला नहीं लगता मुझे। तो फिर क्या है? इसमें शायद एक गहरा आत्मसंदेह भी शामिल है। मतलब चंदर शायद खुद को इस लायक ही नहीं समझ पा रहा कि वो वसुंधरा जैसी स्वतंत्र और स्नेह करने वाली स्त्री को स्वीकार कर सके। अच्छा, खुद को लायक नहीं समझ रहा। हाँ। उसका मन शायद ये कहता है कि वो खुश होने का हकदार ही नहीं है, क्योंकि वो सुधा को बचा नहीं सका या उसके लिए खड़ा नहीं हो सका, जैसा शायद वो अपने मन में सोचता है। तो वसुंधरा का स्नेह उसे राहत नहीं दे रहा, बल्कि वो उसके अपराध बोध को और कुरेद रहा है। ओह, ये तो एक जाल जैसा हो गया। हाँ, एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल। वो अकेलेपन से निकलना तो चाहता है, लेकिन अतीत का बोझ उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता।
वो न तो अतीत को पकड़ पा रहा है न छोड़ पा रहा है। बिल्कुल। और इस कश्मकश में वो लगातार पिस रहा है अंदर ही अंदर। और इस अंदरूनी कश्मकश को और ज्यादा उलझा देता है समाज का दबाव। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है, जैसा कि हमने पढ़ा भी। जी। चंदर पढ़ा लिखा है ना, आधुनिक सोच वाला माना जाता है। जी हाँ। लेकिन उसके पैर अभी भी समाज की पुरानी मान्यताओं परंपराओं की जंजीरों में जकड़े हुए लगते हैं। सही कहा, वो दिखता है उसके व्यवहार में। वो वसुंधरा को देखता है, वो आजाद ख्यालों की है, मुखर है, अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन चंदर जानता है कि ऐसी औरत को अपनाना उस जमाने के समाज की नजरों में शायद सही नहीं माना जाएगा। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे, क्या उसके घर वाले मानेंगे, क्या वो खुद समाज के तानों और सवालों का सामना कर पाएगा, ये डर उसके मन में बहुत गहरे बैठा है। जी। तो एक तरफ उसका दिल है जो शायद वसुंधरा की तरफ खिंच रहा है, उसकी गर्मजोशी, उसकी समझदारी, और दूसरी तरफ समाज का डर है जो उसे पीछे खींच रहा है, और ये लड़ाई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और अगर हम इसे उस दौर के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखें ना, तो ये समझना आसान हो जाता है। उस समय का माहौल ही अलग था। बिल्कुल। उपन्यास जिस समय में लिखा गया, उस दौर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खासकर प्रेम और शादी के मामलों में बहुत सीमित थी। सही बात है। सामाजिक मान्यताएं और ये लोग क्या कहेंगे का डर, ये लोगों के निजी फैसलों पर बहुत भारी पड़ता था। और चंदर का पढ़ा लिखा होना भी उसे बचा नहीं पा रहा है इससे। नहीं, बल्कि शायद उसकी शिक्षा उसे इस विरोधाभास के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। वो समझता है कि ये सामाजिक नियम कितने बेतुके हो सकते हैं। हाँ, फिर भी फंसा रहा है। हाँ, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि वो उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। ये सामाजिक दबाव सिर्फ बाहर ही नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, ये उसके अंदर भी उतर गया है। अंदर कैसे? ये उसके अपराध बोध को और मजबूत करता है। उसे लगता है कि अगर उसने वसुंधरा को अपनाया तो वो न सिर्फ समाज की नजर में गिरेगा, बल्कि शायद सुधा की यादों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगा। ओहो। तो ये दबाव उसके आंतरिक संघर्ष को एक असहनीय स्तर तक ले जाता है। तो अब तस्वीर ये बन रही है कि चंदर एक तिराहे पर नहीं, बल्कि एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, चक्रव्यूह। एक तरफ सुधा की वो पवित्र सी न भुलाई जा सकने वाली यादें हैं जो उसे अतीत में खींच रही हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा की जीती जागती मौजूदगी है, उसका स्नेह, भविष्य की उम्मीदें जो उसे वर्तमान में पुकार रही हैं। जी। और इन दोनों के ऊपर है समाज का वो भारी अनदेखा वजन जो उसे किसी भी दिशा में कदम बढ़ाने से रोक रहा है। और नतीजा ये कि इन तीनों पार्टों के बीच चंदर बुरी तरह पिस रहा है। उसकी हालत उस नाव जैसी हो गई है जिसका कोई किनारा नहीं। और इसका असर अब सिर्फ उसके मन तक नहीं रहा, ये उसकी शख्सियत पर, उसके व्यवहार पर, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी दिखने लगा है। हाँ, वो अंदरूनी टूट बाहर झलकने लगी है। हाँ, पता चलता है कि उसके दोस्त जो उसे सालों से जानते हैं, वो भी ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चंदर का वो पुराना लापरवाह अंदाज, वो हंसी मजाक, वो सबका ही खो गया है। जी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी थकान, एक उदासी, एक तरह की टूटन नजर आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो, टूट रहा हो। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये सारे दबाव अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा? ये एक दूसरे को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। कैसे? देखिए, सुधा की यादें उसे वसुंधरा को अपनाने से रोकती हैं। हाँ। और वसुंधरा की मौजूदगी उसे सुधा की यादों के प्रति और ज्यादा अपराधी महसूस कराती है। ओह। और सामाजिक डर इन दोनों भावनाओं को और तीव्र कर देता है और गहरा कर देता है। बाप रे, ये तो बहुत ही। हाँ, ये एक बहुआयामी बोझ है जिसने चंदर को भावनात्मक और मानसिक रूप से लगभग कह सकते हैं पंगु बना दिया है। कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा। कोई फैसला नहीं ले पा रहा, क्योंकि हर रास्ता उसे गलत लग रहा है या दर्दनाक लग रहा है। ये स्थिति सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण की उलझन नहीं है। तो क्या है ये? ये एक व्यक्ति के अस्तित्व का संकट है। उसका वो देवता वाला स्वरूप जो शायद सुधा की नजर में था, वो अब टूट रहा है, खंडित हो रहा है, और वो खुद अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। ये विघटन बहुत गहरा है और उसके पूरे व्यक्तित्व को हिला रहा है। लेकिन कहते ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी शायद सुबह की पहली किरण दिखती है। हाँ, इसी चरम बेचैनी और टूटन के आलम में कहानी एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है। क्या मोड़? चंदर को धीरे धीरे एक नया और तकलीफ दे एहसास घेरने लगता है। हाँ। उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी ये अनिश्चितता, उसकी ये कश्मकश,
ये सिर्फ उसे ही बर्बाद नहीं कर रहे, अच्छा, तो फिर? बल्कि इसका सीधा असर वसुंधरा पर भी पड़ रहा है। ओह, ये एक नया एंगल है। हाँ, वो महसूस करने लगता है कि वो अनजाने में ही सही वसुंधरा को भी दुख दे रहा है। वसुंधरा जो इतनी उम्मीदों और इतने स्नेह के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है, उसे वो एक अनिश्चित भविष्य के अंधेरे में लटकाए हुए हैं। जी। ये एहसास कि उसकी पीड़ा अब दूसरों की पीड़ा का कारण बन रही है, ये कहानी में एक नया तत्व जोड़ता है। यहाँ चीजें वाकई एक दिलचस्प मोड़ लेती हैं। हाँ, ये एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब तक चंदर मुख्य रूप से अपनी ही भावनाओं में, अपने ही अपराध बोध में, अपने डर में उलझा हुआ था। हाँ, खुद में ही खोया हुआ था। लेकिन ये जो नया एहसास है कि उसके इस अनिर्णय का असर वसुंधरा पर पड़ रहा है, ये उसके फोकस को थोड़ा बदलता है। कैसे? ये शायद उसके चरित्र के विकास का एक अहम बिंदु हो सकता है। क्या ये उसे जिम्मेदारी का एहसास कराएगा? या शायद और उलझा देगा। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या ये उसे इस आत्मकेंद्रित दुख के घेरे से बाहर निकलने में मदद करेगा? या ये कहना मुश्किल है कि ये एहसास उसे किस दिशा में ले जाएगा। क्या ये उसे कोई कठोर निर्णय लेने पर मजबूर करेगा, चाहे वो वसुंधरा को पूरी तरह अपनाने का हो, या फिर उसे खुद से दूर करने का, ताकि वो और दुख ना झेले? या फिर ये उसके बोझ को और बढ़ा देगा। अब उसे वसुंधरा को दुख पहुंचाने का अपराध बोध भी सताएगा। ये एहसास निश्चित रूप से कहानी को एक नई जटिलता देता है और एक नई दिशा की ओर ले जाता है, जहां अब दांव पर सिर्फ उसकी अपनी भावनाएं नहीं हैं, दूसरों की जिंदगी भी है। हाँ, दूसरों की जिंदगी भी है। तो आज के इस गहरी पड़ताल से हमने क्या समझा? मुख्य बात तो यही लगती है कि चंदर एक ऐसे भावनात्मक और सामाजिक बवंडर के केंद्र में खड़ा है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। हाँ, फंसा हुआ है। उस पर अतीत की यादों का बोझ है, वर्तमान में एक नए रिश्ते की कश्मकश है और भविष्य को लेकर समाज का डर। तीनों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ, ये तीनों ताकतें उसे अंदर से तोड़ रही हैं और उसकी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जी। हमने देखा कि कैसे अकेलापन, अपराध बोध, सामाजिक बाधाएं और वो अंदरूनी टूटन, इन सब ने मिलकर उसकी जिंदगी को एक अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है। बिल्कुल। वो ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है, बस एक अधूरी जिंदगी घसीट रहा है। ये स्थितियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। देखिए, जब जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर रास्ता मुश्किल लगे, जहां कर्तव्य, प्रेम, अपराध बोध, सामाजिक डर सब एक साथ उलझ जाएं, हाँ, तो कोई इंसान कैसे निर्णय लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक मान्यताओं का या फिर त्याग का कोई और ही रूप सामने आएगा। क्या मतलब? हमें ये पता चलता है कि वो एक निर्णायक बिंदु पर है, जहां उसे शायद अपने वो देवता वाले आवरण को उतारकर एक इंसान के तौर पर कोई मुश्किल चुनाव करना होगा। और ये सवाल सिर्फ चंदर का नहीं है, शायद हम सबका है कि ऐसी जटिल परिस्थितियों में सही और गलत का फैसला कैसे होता है और उसकी कीमत क्या होती है। कीमत तो चुकानी पड़ती है। हाँ, ये विचार हमें चंदर के अगले कदमों और उसके चरित्र की नियति पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।